Hello everyone, welcome to Astra's biology class. In today's video lecture, we'll be talking about DNA replication. So ये part 1 जो है, इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग DNA replication के जो मेन 7 steps है उसके बारे में बात करेंगे. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए का जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव. सेमी कंजर्वेटिव का मीनिंग है कि अगर ये स्ट्रैंड है और ये स्ट्रैंड है तो दोनों रेप्लिकेशन के टाइम पे एक एक स्ट्रैंड को रिटेन करेंगे और दूसरा न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस होगा. सो जो न्यू डॉटर मॉलिक्यूल्स होंगे उन दोनों मॉलिक्यूल्स में पेरेंट का एक एक स्ट्रैंड रिटेन होगा. सो इस मोड ऑफ रेप्लिकेशन को आप कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. तो यूकैरियोट्स में जो इंटरफेज का एस फेज होता है वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है एंड प्रोकैरियोट्स में कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है. देन डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है बाय मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट इन 1958 एंड ऑल्सो सम अदर एक्सपेरिमेंट्स लाइक टेलर एंड कलीग्स का जो एक एक्सपेरिमेंट था ऑन विसिया फाबा वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है. देन मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक जिसने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया. तो डीएनए का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे ए बेस पेयर्स विथ टी, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. टी बेस पेयर्स विथ ए, इसमें भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. और साइटोसिन गाइनोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ बेस पेयर होता है. और जी ट्रिपल बॉन्ड के साथ बेस पेयरिंग करता है सी के साथ. ओके, उसके अलावा जो डीएनए है हम उसको डबल स्ट्रैंडेड ड्रॉ करते हैं. दोनों जो स्ट्रैंड्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एंड एंटी पैरेलल होते हैं. मैं इसलिए ये प्रॉपर्टीज बता रही हूँ क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे ये कुछ कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि एंटी पैरेलल नेचर, देन 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड. तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए. Okay, so what are the 7 steps of DNA replication? So पहला step जो है that is activation of nucleotides. Second is initiation point or point of origin. Third is unwinding of DNA molecule. Fourth is replication fork. Fifth is synthesis of new DNA strands. Sixth is leading and lagging strands. Seventh is formation of daughter DNA molecule. अभी हम हर step को detail में पढ़ेंगे. So first step, activation of न्यूक्लियोटाइड्स. तो एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, जो सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीऑक्सीराइबो एएमपी, डीऑक्सीराइबो सीएमपी, देन ए हो गया, सी हो गया, जीएमपी, देन टीएमपी. तो ये एम जो आप देख रहे हो, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये मोनोफॉस्फेट्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं इन न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, बिफोर बिगनिंग विथ डीएनए रेप्लिकेशंस इनको कन्वर्ट किया जाता है इन ट्राइफॉस्फेट्स. तो ये हो जाएगा डी एटीपी, डी सीटीपी, देन डी जीटीपी, देन डी टीटीपी. सो मोनोफॉस्फेट टू ट्राइफॉस्फेट ये जो होता है दिस इज डन बाय एंजाइम फॉस्फोराइलेज. सो एंजाइम्स का नाम याद रखना हर स्टेप का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. एंजाइम्स के ऊपर आपको काफी ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं बोथ इन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो इन नीट एग्जामिनेशन. सो एंजाइम फॉस्फोराइलेज क्या करता है, जो मोनोफॉस्फेट है उसको ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है और ये ट्राइफॉस्फेट्स यूज होते हैं ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन. सो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एज वेल एज फॉस्फोराइलेशन. ओके, नेक्स्ट स्टेप, एक्टिवेशन होने के बाद जो स्टेप आएगा दैट इज इनिशिएशन पॉइंट या पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ठीक है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड है तो कहीं भी डीएनए रेप्लिकेशन होना शुरू नहीं हो जाएगा. देयर आर स्पेसिफिक पॉइंट्स जिनको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ठीक है, तो इनकी जो क्वालिटी होती है ये काफी ज्यादा एटी रिच साइट्स होते हैं. बाय एटी एंड वाई नॉट सीजी, बिकॉज ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और जी और सी के बीच में ट्रिपल होते हैं. तो कौन सा इजी है ब्रेक करना, डबल बॉन्ड्स, राइट. इसलिए ओरिजिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन की जो साइट है वो काफी ज्यादा एटी रिच होती है क्योंकि वहां पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जो कि इजी टू ब्रेक है कंपेयर टू द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स.
देन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए बात करते हैं, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रेप्लिकॉन भी बोलेंगे, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। वहां पे क्या होगा, जो प्रोकैरियोट्स है उनके यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ ओरिजिन या रेप्लिकॉन प्रेजेंट होगा। इन यूकैरियोट्स है वहां पे मल्टीपल रेप्लिकॉन्स लगेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोट्स, लेट्स टॉक अबाउट ई कोलाई। तो ई कोलाई का जो जीनोम है दैट इज 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स, ठीक है। अभी इसका जो जीनोम साइज है ये काफी छोटा है कंपेयर टू द यूकैरियोट्स। जैसे ह्यूमन का डिप्लॉयड जीनोम होता है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स, ठीक है। तो अगर ये छोटा सा है तो इसको रेप्लिकेट करने के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ ओरिजिन विल बी ओके। बट अगर काफी ज्यादा बड़ा है जैसे कि ह्यूमंस में होता है या यूकैरियोट्स में होता है, तो वहां पे हमें मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन लगेंगे टू कंप्लीट द रेप्लिकेशन पॉइंट इन गिवन टाइम। ओके, अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के टाइम पे अब क्या होगा, जैसे ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, तो यहाँ पे क्या करेगा, एंजाइम एंडोन्यूक्लियस जो है, एंडोन्यूक्लियस नेम इटसेल्फ सजेस्ट न्यूक्लियस बोलो, तो ये कट करेगा या क्लीव करेगा। ओके, सो एंडो इज विद इन, ओके। सो ये जहाँ पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वहां पे छोटा सा निक देगा, जिससे हमारे दोनों स्ट्रैंड सेपरेशन में इजी होगा। तो ये हो गया इनिशिएशन पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। सो अनवाइंडिंग, एक बार हमने वहां पे क्लीव कर दिया, फिर हमें दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना होगा। तो ये सेपरेशन का जो काम करेगा, अनवाइंडिंग का जो काम करेगा, वो करेगा डीएनए हेलिकेज। ओके, सो द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज डीएनए हेलिकेज। अब एक बार अनवाइंडिंग हो गया तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों स्ट्रैंड फिर से एक साथ आ जाए, तो वो एक साथ आने से प्रिवेंट करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो वो प्रोटीन्स बाइंड हो जाते हैं ताकि दोनों स्ट्रैंड्स फिर से एक साथ ना आ सके। ओके, दिस इज बाय डायरेक्शनल अनवाइंडिंग। तो मैं इसके बारे में तुम्हें आगे वाले स्लाइड्स में बताऊंगी। और ये जो अनवाइंडिंग से जो एक स्ट्रक्चर तैयार होता है वाई टाइप का, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फोर्क। ओके, सो रेप्लिकेटिंग फोर्क, तो जैसे कि मैंने आपको बताया रेप्लिकेटिंग फोर्क इज अ वाई शेप्ड फोर्क। अब जब, ओके, सो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करके बता देती हूँ आपको। सो ये मैंने रेप्लिकेटिंग फोर्क बना दिया है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, जो पिछले जो स्ट्रैंड है वहां पे स्ट्रेन पड़ेगा, राइट, अनवाइंडिंग की वजह से। तो वो जो स्ट्रेन है वो रिलीव किया जाता है बाय सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, synthesis of new DNA strands. So synthesis of new DNA strands. Okay, तो ये हो गया मेरा रेप्लिकेटिंग फोर्क। एक जो स्ट्रैंड है वहां पे 3' एंड होगा, एक जो है वहां पे 5' एंड होगा। सो सिंथेसिस के लिए डायरेक्टली डीएनए पॉलीमरेज आके पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकता है, उसके लिए उसे छोटे प्राइमर के सीक्वेंस चाहिए होंगे। तो वो सीक्वेंस जो सिंथेसिस करता है दैट इज डन बाय एंजाइम प्राइमेज। ओके, अब सिंथेसिस जो है, सिंथेसिस मतलब क्या, आप एक एक ट्राइफॉस्फेट लेंगे, ट्राई न्यूक्लियोटाइड लेंगे, और फिर वो यहाँ पे स्ट्रैंड को एलोंगेट करेंगे। So that is nothing but synthesis of new DNA strands and that is done by DNA polymerase. So generally स्टेट बोर्ड के बुक्स में आपको सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज ये टर्मिनोलॉजी देखने मिलेगी, लेकिन जब आप एनसीईआरटी के बुक्स ओपन करोगे वहां पे टर्म यूज की जाएगी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सो व्हाई डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, बिकॉज ये डीएनए को एज अ स्ट्रैंड यूज करके उस पे डीएनए का नया सीक्वेंस बनाते हैं, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो जैसे कि मैंने कहा, फॉर डीएनए पॉलीमरेज टू सिंथेसाइज, उसे इनिशियली छोटा प्राइमर सीक्वेंस लगता है दैट इज आरएनए प्राइमर, और वो प्राइमर सीक्वेंस सिंथेसिस करता है प्राइमेज एंजाइम। ओके, सो सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स में दो मेजर एंजाइम्स है, प्राइमेज एंड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जिससे सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा। तो कॉम्प्लीमेंटेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, ए base pairs with T, T base pairs with A, C base pairs with G, and G base pairs with C. Okay.
ओके, तो यहाँ पे हम अच्छे से पढ़ेंगे। सो ये हमारा रेप्लिकेशन फोर्क बन गया, ठीक है। अब डीएनए रेप्लिकेशन ये काफी ज्यादा डायरेक्शनल है, सो इट विल ऑलवेज बी डन इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। जो 3 प्राइम एंड है, ओके, जहां पे आपको खाली 3 प्राइम एंड दिख रहा है, ये जो स्ट्रैंड है इसको आप कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। और जो 5 प्राइम एंड वाला स्ट्रैंड है उसको आप कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, रेप्लिकेशन का डायरेक्शन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम काफी आसानी से यहाँ पे सिंथेसिस हो जाएगा इन ए सिंगल लाइन, ओके, इन ए सिंगल स्ट्रेच आपको दिख रहा है, इसलिए इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और ये सिंथेसिस किया जाता है बाय डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ओके। अब ये जो स्ट्रैंड है यहाँ पे तो 5 प्राइम एंड है, और सिंथेसिस तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताई कि ये जो स्ट्रैंड्स है ये एंटी पैरेलल होते हैं, तो जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है उसके ऊपर वाला जो स्ट्रैंड बनेगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनेगा, और जो ये स्ट्रैंड है दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यहाँ पे जो स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। तो ये तो काफी इजीली बन रहा है, इसलिए ये सिंगल स्ट्रेच में पूरा स्ट्रैंड बन गया, तो ये है लीडिंग स्ट्रैंड। बट लैगिंग स्ट्रैंड जो है, ये जो स्ट्रैंड होता है ये काफी ज्यादा डिसकंटिन्यूअस होता है, एंड दिस इज अवे फ्रॉम द रेप्लिकेटिंग फोर्क। और ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है, दिस इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड एंड इट इज टुवर्ड्स द रेप्लिकेटिंग फोर्क, ठीक है। आपको ये जो मेन प्रॉपर्टीज है रिगार्डिंग लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स को याद करना है। और लैगिंग स्ट्रैंड में जो डिसकंटिन्यूअस वे में सिंथेसिस होता है, वहां पे जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनको हम कहेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये उस साइंटिस्ट के ऊपर नेम्ड है जिसने ये पहली बार नोट किया था, ओके। तो ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है इसको बाद में ज्वाइन किया जाएगा बाय यूजिंग एंजाइम डीएनए लाइगेज। सो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज, जो 3 प्राइम एंड वाला स्ट्रैंड होगा वो उस स्ट्रैंड को आप कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि वहां पे जो डीएनए सिंथेसिस होता है वो कंटिन्यूअस होती है, टुवर्ड्स द रेप्लिकेटिंग फोर्क होती है। एंड जो 5 प्राइम एंड वाला जो स्ट्रैंड है उसको आप कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, वहां पे जो डीएनए सिंथेसिस होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा एंड दैट विल बी अवे फ्रॉम द रेप्लिकेटिंग फोर्क, ओके। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 प्राइम एंड इज द लीडिंग, जिस स्ट्रैंड का जो एंड होगा 3 प्राइम एंड वो लीडिंग टेम्पलेट होगा या लीडिंग स्ट्रैंड होगा। यहाँ पे कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होगा टुवर्ड्स रेप्लिकेटिंग फोर। देन 5 प्राइम एंड वाला जो होगा ये वाला, दैट इज अ लैगिंग टेम्पलेट, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस वे में होगा विच विल बी अवे, द एरो डिनोट कर रहा है कि ये अवे हो रहा है फ्रॉम द रेप्लिकेटिंग फोर्क, और इनको हम कहेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब एंजाइम्स कौन कौन से हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं? सबसे मेन इज डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए सिंथेसिस कर रहा है। देन मैंने आपको बताया छोटे छोटे आरएनए प्राइमर सिंथेसिस करने के लिए प्राइमेज एंजाइम यूज होगा, जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था। देन जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो रहेंगे उनको ज्वाइन करेगा डीएनए लाइगेज। अब डीएनए सिंथेसिस होने के बाद जो स्मॉल प्राइमर सीक्वेंसेस है उनको रिमूव किया जाएगा। सो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो ये छोटे छोटे प्राइमर के सीक्वेंसेस रिमूव करेगा और उसको कंप्लीट स्ट्रैंड बनाए डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा। एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ये काम करता है आरएनए प्राइमर्स को निकालने का। देन डीएनए गायरेज जो है ये पूरा डीएनए सिंथेसिस और डॉटर मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो फाइनल फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स, सो 2 डॉटर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म, और जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों डॉटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एक एक स्ट्रैंड अपने पेरेंट से रिटेन करेंगे, और एक स्ट्रैंड उनपे जो बनेगा वो न्यू स्ट्रैंड होगा। इसलिए इस मोड ऑफ रेप्लिकेशन को हम कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, मैंने यहाँ पे दोनों बुक्स से सिलेबस कवर करने की कोशिश की है, बोथ फ्रॉम स्टेट बोर्ड एज वेल एज फ्रॉम एनसीईआरटी। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एनसीईआरटी बुक में जो मुझे लगे मुझे मेंशन करने चाहिए। तो जो ई कोलाई का जो जीनोम होता है दैट इज 4.6 इंटू 10 रेज टू 6 बेस पेयर्स।
इसका सिंगल डीएनए रेप्लिकेशन टाइम है 18 मिनट्स। 18 मिनट्स में इसका डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है। इसके वजह से आप कह सकते हो कि इसका एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन, जो एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन बाय डीएनए पॉलीमरेज इज 2000 बेस पेयर पर सेकेंड्स। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं। देन जैसे कि मैंने आपको बताया, मोनोफॉस्फेट्स टू ट्राइफॉस्फेट्स जो बनता है एट द स्टार्ट, तो जो एक्टिवेशन वाला पॉइंट है, ठीक है, उसका ड्यूअल रोल है। वो खाली सबस्ट्रेट के तौर पर यूज नहीं होते हैं, दे ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी। तो डीएनए पॉलीमराइजेशन के लिए सबस्ट्रेट के रूप में भी काम करते हैं, एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन ये काफी ज्यादा हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेसेस है। दोनों चीजें सही टाइम पे होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है बट उसके बाद सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, तो डीएनए का अमाउंट बढ़ जा रहा है, जिस वजह से पॉलीप्लॉइडी पॉसिबल है। पॉलीप्लॉइडी इज नथिंग बट ए क्रोमोसोमल एनोमली। एनोमली मीन्स डिफरेंस इन स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, जिससे बहुत सीरियस डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसके बारे में आप आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। थैंक यू मेरा ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे। ये पार्ट 1 में हमने डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया। पार्ट 2 में हम लोग कौन से एक्सपेरिमेंट्स ने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन एक्सप्लेन किया, हम उसके बारे में पता करेंगे। और हम लोग उसमें एडिशनली डीएनए के क्या क्या रोल्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इस टॉपिक के ऊपर जो जो एमसीक्यूज अब तक पूछे गए हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।